ठीक है। चलो बच्चों हम लोग कंटिन्यू करते हैं। यस, तो बच्चों हम लोग बात कर रहे थे कार्बन की रिएक्शंस की तरफ। ठीक है, ओके। ठीक है बच्चों, आवाज क्लियर आ रही है सभी को मेरी? ओके, थैंक यू। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करने वाले हैं मेलेनिक एसिड की तरफ। ठीक है, तो जैसे बच्चों हम लोग यूज करते हैं ग्रेफाइट। ठीक है, ग्रेफाइट के साथ अगर बच्चों हम लोग फॉलो करते हैं कॉन्सनट्रेटेड H2SO4। ठीक है, एक ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। ठीक है, इसको हम लोग समझते हैं। ग्रेफाइट के साथ अगर बच्चों, ग्रेफाइट मतलब बेटा यहाँ पे कार्बन का इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, ग्रेफाइट के साथ अगर बच्चों कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर अपन यूज करते हैं तो बच्चों यहाँ से बनता है मैलेनिक एसिड। ठीक है, मैलेनिक एसिड। क्वेश्चन ये है कि मैलेनिक एसिड है क्या, और यस, अभी क्वेश्चन यहाँ पे है कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे बनता है ना, तो इस पे हम लोग करेंगे डिस्कशन। तो कार्बन के साथ अगर बच्चों हम लोग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 अगर लेके आते हैं तो लेके आने के बाद यहाँ पे आपका जो स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है, वो आपका मैलिनिक एसिड मतलब ये बेंजीन का डेरिवेटिव होता है। जहां बेटा आपकी कंटिन्यूअस जितनी भी आपकी 6 पोजीशन है, ठीक है, वहां पे आपका जो एसिड वाला सेक्शन है, ठीक है, कार्बोक्सिलिक पार्ट है, ठीक है, ये आपका यहाँ पे अटैच हो जाएगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये रिएक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि अगर ग्रेफाइट के साथ अगर मैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 यूज कर देता हूँ तो वहां पे आपका ये जो आपका एसिड है, मैलेनिक एसिड है, ये आपका यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आपको सभी को ध्यान रखनी है। अच्छा, फिर एक क्वेश्चन इसी से कनेक्टेड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर भी, कि अगर मैं यहाँ पे P4O10 यूज करता हूँ, P4O10 ये बेटा क्या होता है? तो P4O10 इज एक्चुअली वर्क, बेटा कैसे वर्क करेगा ये? डिहाइड्रेशन। ठीक है, डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट है। डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का मतलब बच्चों क्या है? डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट का मतलब ये है कि यहां से वाटर मॉलिक्यूल्स को इलिमिनेट करता है, रिमूव करता है, वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करता है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में शायद आप लोगों ने पढ़ा होगा P4O10 के बारे में। तो जो P4O10 है ये आपका डिहाइड्रेटिंग रिएजेंट या एजेंट की तरह बच्चों वर्क करता है। मतलब ये जो आपका एसिड है, इस एसिड से बच्चों क्या करेगा? वाटर मॉलिक्यूल्स इलिमिनेट करता है। तो यहां से बच्चों 2 वाटर मॉलिक्यूल्स करता है इलिमिनेट, 2 वाटर मॉलिक्यूल्स यहां से रिमूव करेगा। बट क्वेश्चन हमारा ये है कि 2 वाटर मॉलिक्यूल्स कहां से रिलीज करेगा, किस पोजीशन से रिलीज करेगा, और क्या आपका आंसर है? सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? तो अगर किसी बच्चों को पता है, थोड़ा बहुत हिंट अगर करता है तो बताइए मुझे। यहाँ पे आपका यहाँ पे आपका वाटर मॉलिक्यूल्स, यस हाँ, वाटर मॉलिक्यूल्स आपका यहाँ से बेटा रिमूव होगा। बट क्वेश्चन हमारा ये है कि वाटर मॉलिक्यूल्स किस किस पोजीशन से जाए। तो बेटा आपको देखो, मैं बहुत ही एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ। मैकेनिज्म तो मैं नहीं बता पाऊंगा यहाँ पे, बिकॉज आपका ऑर्गेनिक का सेक्शन बेटा मैं नहीं ले रहा हूँ। इनऑर्गेनिक के अंदर बेटा ऑर्गेनिक आपकी इसमें इंक्लूड होती है। तो क्या करना है, इसमें से कोई से भी 2 कंटिन्यूअस एसिड, है ना, कोई से भी 2 आपके कंटिन्यूअस कार्बोक्सिलिक ग्रुप को आप एज इट इज सेम पोजीशन पर रखो, वहां से आपको निकालना नहीं है। ठीक है, उनको आप एज इट इज रख सकते हो। तो यहाँ पे जो रिजल्टेंट स्ट्रक्चर बनेगा वो कैसा बनता है वो देखो। एरोमेटिसिटी एज बच्चों प्रेजेंट रहेगी, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH, और इधर भी आपका C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज OH। और इसके साथ जो आपके बाकी ग्रुप आपको मिलेंगे, तो देखो यहां से ये दो आपको जो सेक्शन दिख रहा है ना, एक जगह से बेटा हाइड्रोजन, एक जगह से OH।
तो H एंड OH यहाँ से, इन दोनों एसिड से, तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव हो जाएगा। इसी तरीके से इन दोनों के दोनों ग्रुप में से एक बेटा कार्बोक्सिलिक ग्रुप से आपका H प्लस, दूसरे से OH माइनस, ठीक है। तो एक वाटर मॉलिक्यूल्स यहाँ से रिमूव होगा, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आपके यहाँ से एलिमिनेट हो जाएंगे। जब 2 वाटर मॉलिक्यूल्स बच्चों यहाँ से एलिमिनेट होंगे तो यहाँ से आपको एक नया स्ट्रक्चर बनेगा। वो देखो बेटा ध्यान से, C डबल बॉन्ड O, इधर से भी C डबल बॉन्ड O, और एक आपका जो ऑक्सीजन बचेगा वो बीच में इस तरीके से कनेक्ट होगा। और इसके साथ ही बेटा सेम आपका कंपोजिशन यहाँ भी मिलेगा, कार्बन एंड कार्बन, C डबल बॉन्ड O एंड C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे ऑक्सीजन। तो एक ये आपका जो मॉलिक्यूल है ये बेटा क्या होगा, उस एसिड, जब कोई एसिड वाटर मॉलिक्यूल निकालता है बच्चों, तो निकालने के बाद बच्चों उसी एसिड का क्या बनता है, तो उसी मैलेनिक एसिड का बच्चों क्या बनेगा, ये एनहाइड्राइड, ठीक है। तो जो एसिड बना है उसी एसिड का एनहाइड्राइड आपका फॉर्म होगा। तो यहाँ से बच्चों क्वेश्चंस आए हुए हैं, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अगर आप लोग अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो तो प्लीज बच्चों मेरी रिक्वेस्ट ये है कि थोड़ा सा मैकेनिज्म सेक्शन पे ज्यादा ध्यान दो। जितना आप मैकेनिज्म सेक्शन पे ध्यान दोगे, क्योंकि आजकल नीट के अंदर क्वेश्चंस, वो रटने वाले क्वेश्चंस फिनिश हो चुके हैं। ट्राईओजोनाइड, हाँ बेंजीन ट्राईओजोनाइड तो हम नहीं बोलेंगे, ट्राईओजोनाइड नहीं बोलने वाले बेटा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपके दो एसिड एज इट इज आपको सेम मिलते हैं। अगर एक्सिस में ध्यान दो, अगर एक्सिस के अंदर यहाँ दो, ये आपका एसिड का एनहाइड्राइड बन जाएगा। अगर P4O10 अगर एक्सिस में होता है, क्वेश्चन अगर एक्सिस में गिवन है तो फिर यहाँ से भी निकल जाएगा। तो ट्राईओजोनाइड, तो यहाँ पे एक्चुअली आपको क्या लग रहा है, आप मुझे ये बोलना चाह रही हो, अभी एक बच्चे ने क्वेश्चन मुझे आंसर किया है, आपने पढ़ा, जो आप बता रही हो ना, आपने पढ़ा होगा कहाँ पे, आपने ओजोन लेसिस में पढ़ा होगा, जो वर्ड यूज कर रही हो, ठीक है, वो आपने ओजोन लेसिस में पढ़ा होगा, और ओजोन लेसिस आपको बेंजीन का पढ़ाया गया होगा। ठीक है, ये आपका गलत आंसर है। तो वहां पे आपको बेंजीन में क्या होगा कि जो आपकी अल्टरनेट पोजीशन पे डबल बॉन्ड होते हैं वो बीच में डिसोशिएट करते हैं, और ऑक्सीजन आपका वहां पे बाहर की तरफ अटैच हो जाता है, ठीक है। तो वो बनता है बेंजीन ट्राईओजोनाइड, इंटरमीडिएट होता है बेटा, है ना, ओजोनोलिसिस रिएक्शन में। यहाँ पे जिंक वगैरह अपन यूज करते हैं, तज्जा मैं आपसे बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये वैसा नहीं है, यहाँ पे बेंजीन जो आपका एरोमेटिसिटी है, ये जो आपको बीच का स्ट्रक्चर दिख रहा है बेंजीन का, इसकी एरोमेटिसिटी लूज नहीं होती है, ध्यान दो। इसकी जो एरोमेटिक नेचर है, इसकी जो एरोमेटिसिटी है बेंजीन की, वो यहाँ पे लूज नहीं होने वाली है, वो आपको एज इट इज मिलने वाली है। मेरी बात समझ में आ रही है? लेकिन जब हम ओजोनाइड देखते हैं ना, वहां पे आपकी एरोमेटिसिटी बच्चों क्या होती है, वो लूज हो जाती है। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या इतनी बात सभी बच्चों को क्लियर हो रही है? क्षितिजा बेटा, यस, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्लियर है क्या? सभी बच्चों को क्लियर है क्या? मैं आपसे ऐसे बोलूं कि P4O10 के बच्चों मोल्स में 1, तो कोई दो पेयर पकड़ लो, इन दोनों को पकड़ लिया अपन ने, वाटर मॉलिक्यूल बाहर, एक जगह से हाइड्रोजन, एक जगह से OH। फिर अगर बच्चों और वाटर मॉलिक्यूल, सेकेंड वाटर मॉलिक्यूल है, तो फिर हम यहाँ से निकाल देंगे दोनों को पकड़ के एक वाटर मॉलिक्यूल। मैं बोलूँ 3 मोल्स है, एक्सिस के अंदर है, तो बच्चों मैं यहाँ से भी निकाल दूंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? अगर 3 मोल्स होंगे तो फिर यहाँ से क्या बनेगा, तो ये वाला सेक्शन जो अभी आपको दो एसिड दिख रहे थे, है ना, कार्बोक्सिलिक वाले, ये दोनों के दोनों यहाँ से फिनिश हो जाएंगे। तो देखो रिजल्टेंट आंसर क्या बनने वाला है, तो देखो रिजल्टेंट आंसर मैं बताता हूँ। रिजल्टेंट आंसर में यहाँ पे आपका कार्बन आ जाएगा, ठीक है, यहाँ कार्बन होगा, डबल बॉन्ड हो यहाँ होगा, इधर भी डबल बॉन्ड होगा, बीच में आपका इस तरीके से आ जाएगा ऑक्सीजन। क्या आपको मेरी बात बच्चों समझ में आ रही है? तो आपको ये मिल गया स्ट्रक्चर। नो डाउट इट इज ऑल्सो एसिड एनहाइड्राइड। हम लोगों ने पढ़ा था ना एक कॉन्सेप्ट, अगर आप एसिड से वाटर मॉलिक्यूल निकालते हो तो बच्चों वहां से क्या बनता है, एसिड का एनहाइड्राइड। क्या सभी को मेरी बात क्लियर है इतनी? चलो थोड़ा सा और सेक्शन देखते हैं हम लोग, कुछ और कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे बच्चों मैंने आपको दिया यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH, यहाँ दिया मैंने C डबल बॉन्ड O, नाउ दिस इज OH, ठीक है। चलो ये मैंने आपको यहाँ पे एसिड दिया, ये बच्चों है क्या एक्चुअली में, वही ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। 2 हाइड्रोजन दिख रहे हैं H2, है ना, C2, 4 ऑक्सीजन H2C2O4, ऑक्जेलिक एसिड है, ठीक है। इस ऑक्जेलिक एसिड, इस बेटा ऑक्जेलिक एसिड है, अगर इसके सामने बच्चों में यूज करता हूँ P4O10, वही P4O10, तो P4O10 अगर मैंने यूज किया तो आपको समझ में आना चाहिए कि यहां से सर ये है क्या, ये आपका डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। डिहाइड्रेटिंग का मतलब रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल,
समझ में आ रहा है बेटा? अगर मैं बोलता हूँ हाइड्रेशन तो एडिशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, है ना। मैं बोलता हूँ डिहाइड्रेट से एक्वस KOH वगैरह वाले सीक्वेंस में आता है। मैं बोलूँ डिहाइड्रेटिंग एजेंट तो यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर जा रहा होगा, तो डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट होगा। तो बताओ जरा क्या आंसर बनने वाला है, यहाँ से क्या आंसर बनेगा? ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिस्कस होता है बच्चों बहुत बार ना, यहाँ पे इसकी जगह इसके साथ में लिखते हैं कॉन्संट्रेटेड H2SO4 को भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं, वो भी आपका करेक्ट होगा। ठीक है, तो क्या आंसर बनेगा जल्दी से बताओ सभी लोग। ओम ने बोला है C2O3, नहीं 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 बेटा, यहां से देखो मैंने 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 प्लीज बच्चों कल ही पढ़ाया था आपको, संदेश ने सही आंसर किया है, संदेश ने बिल्कुल सही आंसर किया, मैंने कल ही आपको पढ़ाया था। अगर आपको याद है तो H और OH यहां से निकाल, तो H और OH निकालने से अगर ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट है तो वाटर मॉलिक्यूल तो पहले बाहर चला जाएगा ना बच्चों। ठीक है, ये क्या बचा है, यहाँ से आपका ये बच गया सेक्शन, यहाँ से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ये आपकी बाहर चली जाएगी, एंट्रोपी ज्यादा है। और ये वाला सेक्शन आपको यहाँ से बचा है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड। क्या सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है? बिल्कुल सही, अभी बिल्कुल सही आंसर किया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर किया है। कोई इसमें डाउट है किसी को तो आप पूछ सकते हो, पूछना है किसी को? एक क्वेश्चन और आया ना जो मैंने आपको कल पढ़ाया था कि कार्बन मोनोऑक्साइड को अगर बच्चों मैं हीट करता हूं, कंबेशन करता हूं, बर्निंग करता हूं, तो मुझे बताओ कौन सी किस कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होगी? अगर मैं इसको बर्न कर रहा हूं तो कौन सी कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होगी? जल्दी से बताओ आंसर, आंसर बताओ जल्दी से। सीओ को अगर मैं बर्न करता हूं तो कौन सी कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होनी चाहिए? बिकॉज ये टेस्ट आपको ध्यान रखना पड़ेगा, ब्लू कलर की फ्लेम प्रोड्यूस होगी। यस, ब्लू कलर की फ्लेम आपकी प्रोड्यूस होगी। सभी क्लियर है? यस डेफिनेटली। तो यहां से बच्चों बनेगा आपका कार्बन डाइऑक्साइड, बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आपका है +2, यहाँ पे आपका +4 आ गया। बट बच्चों सीओ जो बर्न करेगा तो वहां से बच्चों आपको ब्लू कलर की फ्लेम आपकी प्रोड्यूस होगी। प्रीवियस क्वेश्चंस आपके यही PMT के इसके ऊपर आए हैं। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट की बात करते हैं हम लोग। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया है CH2, यहाँ ले लिया मैंने C डबल बॉन्ड OH, यहाँ ले लिया मैंने C डबल बॉन्ड OH, और इसके सामने बच्चों में लेके आया वही P4O10। चलो बेटा निरांत आंसर करो, सभी लोग आंसर करो। P4O10 इसको मैंने बच्चों फॉलो किया है, बताओ क्या आंसर बनेगा? P4O10 बच्चों क्या है? वही डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड से बच्चों वाटर मॉलिक्यूल्स को एलिमिनेट करेगा। अब बताओ आंसर क्या बनेगा, बताओ आंसर क्या बनना चाहिए आंसर, जल्दी से बताओ बच्चों। यस यस बिल्कुल सही है, प्राची ने आंसर सही किया था, ब्लू कलर फ्लेम। बिल्कुल, बाकी लोग अब आंसर करेंगे इसका। बेटा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं प्लीज सभी से बोल दो लेक्चर को ज्वाइन कर लो। फिर बच्चों आप लोग जो क्वेश्चन मुझसे कहीं से पूछते हो कोई इश्यू नहीं है, मैं बताने के लिए तैयार हूँ, लेकिन आप लोग प्लीज रिप्लाई करो। जो भी आपके फ्रेंड्स ज्वाइन नहीं उनको बोलो, है ना, उनको पकड़ पकड़ के लाओ। ठीक है, उनको बोलो भाई पढ़ाई कर लो अभी अच्छे से, है ना, कभी कॉलेज भी जाने की जरूरत नहीं है, इंस्टीट्यूट भी नहीं आना है, घर में बैठ के आराम से भी पढ़ना है। तो ये इतना अच्छा मौका मिला आपको, पॉजिटिव मिली है, तो इसका फायदा उठाओ बच्चों। बताओ जल्दी से क्या आंसर होगा यहाँ पे, चलो चेक करते हैं। यहाँ पे कोशिश की है निरांत ने ब्लू कलर फ्लेम बताया था, वो सही आंसर है। सीओ को अगर कंबेशन करेंगे तो ब्लू कलर फ्लेम निकलेगी, बिल्कुल सही है। शादिया ने बताया है CH2 बनेगा सर, प्लस CO बनेगा, प्लस CO2 बनेगा। बेटा CH2 तो अनस्टेबल मॉलिक्यूल है, CH2 इज टोटली अनस्टेबल मॉलिक्यूल, वो तो नहीं बनेगा। समीक्षा ने बोला है सर यहाँ पे CH2 C डबल बॉन्ड एसिड, एसिड वाला पार्ट नहीं, ये भी नहीं। संदेश ने बोला है H4P2O7 प्लस बोला है आपका यहाँ पे C3O2। हाँ ये लगभग आंसर आपका लगभग बैठ सकता है, ये मुझे सही लग रहा है। सब ऑक्साइड, सब ऑक्साइड आपका बन सकता है। यहाँ पे ओम ने बोला है CH4CO2, इट इज रॉन्ग आंसर। बेटा नॉर्मल कमीशन आपने करा दिया है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में तो P4O10 है। सर बेटा हाउ, ठीक है हाँ बताता हूँ मैं, देखो P4O10 डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, ये क्या करेगा, ये वाटर मॉलिक्यूल निकाल, मतलब यहाँ से और यहाँ से। ठीक है, मैग्नीशियम पे नहीं जा रहा हूँ, मैं सिर्फ बता रहा हूँ आपको तरीका। यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल निकल गया ना बाहर, और सेकंड आपका क्या बनेगा? सेकंड बच्चों यहाँ से आपका जो बनता है प्रोडक्ट, ठीक है, सेकंड आपका बनता है C3O2, C3O2। और C3O2 ये भी बात समझना ध्यान से। आप बोलोगे सर यहाँ पे हाइड्रोजन था वो कहाँ चला गया?
C3O2H3PO4। हाँ वो तो रिजल्टेंट है। हाँ ये से कंबाइन करेगा, ये बहुत अच्छा दिमाग लगाया समीरा ने तो। हाँ ये से कंबाइन करेगा, वो तो लास्ट आपका एसिड बन जाएगा, है ना, वो तो ठीक है। H3PO4 वगैरह वो तो लास्ट में आपका एसिड बन जाएगा, ठीक है, उस पे नहीं। क्वेश्चन हमारा ये था कि यहाँ पे आपका C3O2 जो बना है, हाँ आपने संदेश ने बताया था, बिल्कुल सही, संदेश ने बिल्कुल सही आंसर किया था। तो यहाँ पे बाकी बच्चों ने काफी कोशिश अच्छी की है ना। तो यहाँ पे इसका जो ये बेटा होता है कार्बन सब ऑक्साइड, कार्बन सब ऑक्साइड। अगर आप लोगों ने रेडॉक्स रिएक्शन पढ़ी होगी तो वहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आता है, खाते जा, वहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालने को आता है बच्चों, ठीक है। तो वहां पे जब इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम निकालते हैं तो किस तरीके से निकालते हैं? तो वहां पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं सब ऑक्साइड का। इसे अगर मैं सिंपल तरीके से निकालूं तो कितना आंसर आएगा? आप बोलोगे सर 3 × x, है ना, +3 × 2 × -2 हो जाएगा यहाँ पे, =4, तो =0। तो आप बोलोगे यहाँ पे 3x सर हो गया +4, फिर -4 होगा, यहाँ पे -4 बनेगा ना, +4, तो x की वैल्यू बोलोगे आप लोग 4/3, यही बोलोगे ना। अगर मैं पूछूं इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? हाँ प्राची 1.33। मैं बोलूँ यहाँ पे C3O2 जो कार्बन सब ऑक्साइड है, यहाँ पे इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा कार्बन का? 3 कार्बन है ना, ये एक्चुअली बच्चों 4/3 जो निकला है ना, वो एक्चुअली एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, समझ लो, ये एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर है, इंडिविजुअल नहीं है। तो क्वेश्चन हमारा ये है कि अगर एक से अधिक बच्चों एटम अगर मॉलिक्यूल में देखते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले के अंदर, है ना, एक से अधिक, तो वहां पे अगर आप निकालते हो ऑक्सीडेशन इक्वेशन मेथड से तो एवरेज आंसर आता है, एवरेज ऑक्सीडेशन, इंडिविजुअल नहीं आता। तो बेटा बनाओ यहाँ पे स्ट्रक्चर, तो क्या बनता है इसका जो स्ट्रक्चर है बेटा, वो कंटिन्यूअस 3 डबल बॉन्ड आ जाएंगे, कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे ऑक्सीजन, इधर भी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, ठीक है। तो दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ कार्बन सब ऑक्साइड। जहां बेटा ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो कैसे, ऑक्सीजन का -2 होगा या ऑक्सीजन का -2 होगा, इसके इधर बच्चों कार्बन है तो उसका कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा, इसका इधर आपका +2, बीच वाले कार्बन का बच्चों कितना हो जाएगा, 0, ठीक है, ये तो 0, ये रूल से अकॉर्डिंग ये 0, बिल्कुल संदेश, बिल्कुल परफेक्ट। तो इंडिविजुअल जो ऑक्सीडेशन नंबर कार्बन के दिख रहे हैं वो आपको यहाँ पे देखो डिस्प्ले किया है मैंने। तो इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर बच्चों यहाँ पे कितना आ रहा है, एक तो आंसर +2 होगा, दूसरा आंसर 0 होगा, नेक्स्ट आंसर +2 होगा, तो दिस इज करेक्ट आंसर। तो C3 बिल्कुल सही, C3O2 के अंदर इंडिविजुअल कार्बन एटम का जो ऑक्सीडेशन नंबर है, तो बच्चों वहां पे हम बनाएंगे स्ट्रक्चर और उसके बेस पे डिस्कस करेंगे। अगर कोई मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऐसा गिवन है जहां पे एक ही एटम के बारे में पूछा गया ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पे वो एक ही एटम दे रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इक्वेशन मेथड से आंसर निकाल सकते हो। लेकिन जब बच्चों आप एक से अधिक अगर आपके एटम आ जाते हैं, तो वहां पे अगर आप इक्वेशन मेथड से निकालोगे, जो अभी मैंने निकाला था 3x प्लस आपके 2 × -2 = 0, तो वहां से आंसर जो बनता है वो आपका इंडिविजुअल ऑक्सीडेशन नंबर का आंसर नहीं बनता है, वो बनता है एवरेज ऑक्सीडेशन नंबर का। तो उस कंपाउंड को बच्चों में ड्रॉ करते हैं, तो देखो जरा यहाँ पे एवरेज निकालो, तो एवरेज आपका बनेगा कितना बच्चों, +2 +0 एंड देन +2 डिवाइड बाई हाउ मेनी कार्बन हियर, देयर विल बी 3, तो बेटा 3 से अपन डिवाइड करेंगे, एवरेज निकालना आता है ना, तो कितना हो जाएगा, ये आपका 4/3 मिला। तो जो 4/3 मिला दिस इज एक्चुअली एवरेज, तो अभी हम लोगों ने पहले निकाला था इक्वेशन मेथड से। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, तो रेडॉक्स रिएक्शन के जो कॉन्सेप्ट है उनको भी आपको बिल्कुल सही ढंग से याद रखना है। सभी क्लियर हो गया है? ओके। एक क्वेश्चन बच्चों आया था एम्स के अंदर, एक क्वेश्चन एम्स का क्वेश्चन है, ठीक है, तो एम्स का जो क्वेश्चन है उसको अपन लेने वाले हैं। तो एम्स में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो क्वेश्चन ये था कि कार्बन एक एलोट्रॉफ है ग्रेफाइट, ऐसा ग्रेफाइट एक एलोट्रॉफ है कार्बन का, ठीक है, और उसके साथ उन्होंने यूज किया था बच्चों एल्कली मेटल, एल्कली मेटल। तो क्वेश्चन ये था कि कन्वर्जन क्या होगा। कन्वर्जन ये था, ये ऑप्शन दे रखे हैं, ऑप्शन दे रहा हूं। पहला ऑप्शन था पैरा से डायामैग्नेटिक में चेंज होगा, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट। सेकंड उन्होंने बोला था डायामैग्नेटिक से पैरा में चेंज होगा। थर्ड उन्होंने बोला था कि पैरा से पैरा में ही रहेगा, और फोर्थ ऑप्शन था डाया से डाया में रहेगा। ठीक है, तो आपको ये टिक करना था। ये क्वेश्चन एम्स में आया था बच्चों, प्लीज ध्यान दो, ये क्वेश्चन एम्स का है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है।
देखो ये ऑब्वियसली हमारे सिलेबस से बाहर का है और हमारे सिलेबस में नहीं है, इसलिए एमसी क्वेश्चन बहुत अच्छे आते थे। तो क्वेश्चन ये है कि पैरा से डाया में किस तरीके से क्या चेंज होगा। ओम ने बोला फर्स्ट ऑप्शन, आप लोग ऑप्शन बताओ बेटा कौन सा ऑप्शन हो सकता है। आपको मैंने पढ़ाया था ग्रेफाइट बहुत अच्छे से। ग्रेफाइट बच्चों कैसा है, डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। ग्रेफाइट डायामैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक। ग्रेफाइट आपका डायामैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक है, जल्दी से बताओ बच्चों आंसर। हम लोगों ने पढ़ा था, यस बिल्कुल हम लोगों ने पढ़ा था कि बच्चों वो क्या था, sp2 हाइब्रिडाइज्ड था कि नहीं था। हम्म हम्म कुछ बच्चे बोल रहे हैं डायमैग्नेटिक है। sp2 हाइब्रिडाइज था जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहा था, वो 1 इलेक्ट्रॉन बच्चों क्या कर रहा था, डीलोकलाइज हो रहा था। डीलोकलाइज, और डीलोकलाइज होने की वजह से एरोमेटिक बिहेवियर को होल्ड कर रहा था। अब आप मुझे ये बताओ, आप लोगों ने जो आंसर किए हैं, हाँ आप लोगों ने जो आंसर किए हैं, मैं सभी के आंसर देखना चाह रहा हूं। आप लोगों ने जो आंसर किए हैं कि सर पैरा, मैं बोलूँ डाया होगा थोड़ी देर के लिए, चलो मैंने बोला है डायामैग्नेटिक। क्या ग्रेफाइट डायामैग्नेटिक होता है? क्या ग्रेफाइट डायामैग्नेटिक होता है? नहीं होता है। अच्छा, इसका कोई रीजन बताओ, रीजन बताओ, रीजन रीजन रीजन। हाँ रीजन बताना बहुत जरूरी है। 1 इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, बट इसका जो कंप्लीट स्ट्रक्चर अगर आपने देखा होगा, मैंने कल पीडीएफ ही भेजी थी, ठीक है, कल मैंने पीडीएफ भेजी थी, कल स्क्रीनशॉट भेजे थे मैंने, आपने वहां गलती करी, आपने देखा ही नहीं, आपने सही से स्ट्रक्चर को देखा ही नहीं है, आपने स्ट्रक्चर को देखा ही नहीं है सही से बेटा। कल मैंने आपको, देखो बच्चों फिर वो देखो फिर सीन क्या होता है उसको, यस। तो ग्रेफाइट जो बेटा होल मॉलिक्यूल है, उसमें एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, लेकिन वो 1 इलेक्ट्रॉन जो अनपेयर्ड होता है बेटा वो डीलोकलाइज होता है। तो डीलोकलाइज होने की वजह से वो पेयर्ड हो जाता है, पेयर्ड होने की वजह से बेटा ग्रेफाइट कैसा होता है, डायामैग्नेटिक। आप दिमाग में बिठा लो हमेशा के लिए, ग्रेफाइट, हाँ प्राचीन बिल्कुल आंसर सही किया है, डायमैग्नेटिक हाँ सर, बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स इज डीलोकलाइजेशन, इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होने से बेटा पेयर्ड हो जाता है, जिससे ग्रेफाइट होता है बच्चों डायामैग्नेटिक। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? क्या सभी बच्चों को बात क्लियर हो रही है? बताइए, जिन बच्चों ने पैरा बोला था उन सभी बच्चों तक मेरी आवाज पहुंच रही है बेटा, जल्दी से बता दो। तो वही तो बोलता हूँ, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो आंसर तक पहुंच जाओगे। डीलोकलाइजेशन होने से होल सीट, सीट वाला आंसर दिया था बिल्कुल सही, सीट संदेश ने दिया था। निरांत बेटा बात समझ में आ रही है क्या, जल्दी से बताओ। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड नहीं बचते हैं, सारे के सारे बच्चों पेयर्ड हो जाते हैं। मेरी बात समझ में आ रही है, सभी तक क्लियर है बेटा? बताओ, एक गलती यहाँ पे हो रही थी सभी बच्चों से, अब नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि अभी आपका आंसर सभी के सामने आ चुका है। तो ये बेटा यहाँ पे कैसा होगा, डायामैग्नेटिक। अगर इस डायामैग्नेटिक को बेटा यहाँ, तो बेटा तो कौन कौन से आंसर नहीं हो सकते हैं, एक तो ये वाला आंसर नहीं होगा, ठीक है, एक ये वाला आंसर जिन बच्चों ने पहला बोला था आंख बंद करके वो भी गलत हो गया। बचे हैं दो ऑप्शन, सेकेंड एंड फोर्थ। तो बच्चों ये डायामैग्नेटिक है। अब डायामैग्नेटिक के सामने बच्चों एल्कली मेटल्स आते हैं, तो एल्कली मेटल से कार्बन बेटा कंबाइन करता है, तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर से कंपाउंड फॉर्म करता है। जैसे आपका C8 कैपिटल एम, एम आपका एल्कली मेटल है, C24 कैपिटल एम इस टाइप के कंपाउंड फॉर्म कर सकता है, C36 ये कुछ इंपॉर्टेंट है वही बता रहा हूं मैं, इस टाइप के कंपाउंड्स ये सो ऑन फॉर्म कर सकता है, ठीक है। इनको हम बोलते हैं इंटरकैलेटिव कंपाउंड, इनको हम बोलते हैं दीज कंपाउंड आर कॉल्ड इंटर कैलेटेड कंपाउंड। इंटरकैलेटेड कंपाउंड इनको हम लोग बोलते हैं। और ये सारे के सारे कंपाउंड बच्चों कैसे होते हैं, ये सारे के सारे आपके पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं, पैरामैग्नेटिक इन नेचर होते हैं। तो देखो पहली चीज तो जब ये क्वेश्चन आया था एम्स के अंदर, तो लगभग लगभग बच्चों बताऊं तो 85% बच्चों ने गलत किया था, मैं 90% बोलूंगा। क्यों? उन्होंने बोला, उन्होंने सोचा कि सिर्फ ग्रेफाइट है, कार्बन sp2 है, वन इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड, ऐसा ऐसा भी आप लोगों ने किया, सर वन अनपेयर्ड है तो सर ये मतलब डेफिनेटली यहाँ पे आपका पैरामैग्नेटिक होगा।
तो पैरा देखते ही ना वो डाया वाले आंसर तो कैंसिल कर दिए, लेकिन आंसर वहीं से था, ये पूरा देखना चाहिए था। फिर एल्किली मेटल्स को यूज करते हैं तो बेटा वहां से वो कन्वर्ट होकर किस में हो जाता है आपके, हाँ बिल्कुल, तो कन्वर्ट होगा आपके डाया डाया से पैरा में। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला आंसर भी गलत हो जाएगा, आंसर होगा आपका शी इट इज करेक्ट। सभी बच्चों को ये बात समझ में आ रही है, बताओ यहां तक सभी क्लियर है? ओके ठीक है बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे हम लोग चलते हैं और थोड़ा और पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, आपको पता है ना मैं कारण फैमिली पढ़ा रहा हूँ, लेकिन पढ़ा मैं आपको बहुत सारी चीजें रहा हूँ, ठीक है, हर जगह से आपको लिंक कर रहा हूँ। तो यही बच्चे कंप्लीट नॉलेज रहेगी तो हम नीट के लिए बहुत अच्छे बैठेंगे। और जो भी बच्चे इस समय डिफरेंट डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स ऑनलाइन या कहीं भी पढ़ रहे हैं, हमें उनके लेवल के बराबर जाना है, हमें उन तक नॉलेज लेनी है, वहां तक पहुंचना है। तो हाँ, पूरन फैमिली पास टेस्ट है, यस यस बेसुजीत बिल्कुल से, तो हमें उन लोगों तक पहुंचना है। तो इस सारी की सारी नॉलेज आपको देना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बिल्कुल आपको मिलेगा। चलो बच्चों, तो हम लोग अभी बात करने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। आप लोगों ने बच्चों फैलिंग सॉल्यूशन पढ़ा होगा, बताना आप जरा मुझे। एक क्वेश्चन मेंस में यहां से आया था, क्वेश्चन आया था बच्चों फैलिंग सॉल्यूशन के ऊपर। आप लोगों ने फैलिंग सॉल्यूशन का नाम तो सुना होगा, बताओ फैलिंग सॉल्यूशन बच्चों क्या होता है, कॉपर से रिलेटेड होता है, आपको पता होगा, ठीक है। हाँ, तो बेटा ये फैलिंग सॉल्यूशन होता है आपका कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है। कॉपर हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन जो है इसी को अपन बोलते हैं फैलिंग सॉल्यूशन। तो एक इसमें क्वेश्चन आया था कि चार ऑप्शन दे रखे थे, उसमें आपका टॉलेंस रीजेंट था, फेलिंग सॉल्यूशन था, और भी डिफरेंट आपके थे सॉल्यूशन। पूछा गया था कि कौन सा सॉल्यूशन ऐसा है जिसको कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूस करता है, तो बेटा उसका आंसर था फेलिंग सॉल्यूशन। इसकी रिएक्शन क्या होती है वो समझ लो। कॉपर हाइड्रोक्साइड के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आता है तो बच्चों कार्बन ऑक्साइड करता क्या है, बताओ बेटा। यहाँ पे कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है, आप बोलोगे सर +2 है, कितना है बच्चों, +2 है। ये कॉपर हाइड्रोक्साइड को बच्चों चेंज किस में करता है, Cu2O के अंदर, वेरी इंपॉर्टेंट। Cu2O बेटा व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर हियर, कॉपर का कितना होगा बेटा 2 × x, आप निकाल लो सिंपल तरीके से, है ना, -2 = 0, तो x = 2 आंसर विल बी 1। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है बच्चों? यहां से आपका ये +2 से +1 में चला गया, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो यहां से आपका बेटा रिडक्शन हो रहा है, मेरी बात क्लियर है, यहां से आपका रिडक्शन हो रहा है, ऑक्सीडेशन में बेटा डिक्रीज किया है, ऑक्सीडेशन नंबर आपका डिक्रीज हुआ है। बट सीओ जो बेटा है ना वो कन्वर्ट हो जाता है यहाँ से ऑक्सीजन लेके, ये कन्वर्ट होता है बच्चों कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर, और लिटिल वेट अमाउंट में बेटा यहाँ से आपको मिल जाता है वाटर मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है, तो बच्चों यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल्स आपको मिलेगा। तो क्वेश्चन ये बेटा ध्यान रखना, CuOH ट्वाइस जो फैलेंट सॉल्यूशन है इन दी प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बच्चों रिड्यूस हो जाता है, और इसका जो रिजल्टेंट आंसर बच्चों मिलता है वो Cu2O। इस पे क्वेश्चन आया था, मेरी बात समझ लो, क्या बनता है प्रोडक्ट, इस पे पूछ सकता है। नेक्स्ट जब भी एग्जाम होगा आपके नीट का कि जब पूछ सकते हैं यहाँ से, इसलिए आपको ध्यान देना है, ठीक है। सभी क्लियर यहाँ तक होगा कि नहीं हुआ, जल्दी से बताओ बच्चों। एक क्वेश्चन और पूछूंगा मैं, एक क्वेश्चन है बच्चों, छोटे छोटे से क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि अगर बच्चों मैं I2O5 लेके आता हूं, I2O5 के सामने अगर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड लेके आया तो व्हाट इज द आंसर, बताओ। ये आयोडीन का ऑक्साइड है, अगर इसके सामने बच्चों में लेके आया कार्बन मोनोऑक्साइड तो क्या आंसर बनेगा, क्या आंसर बनेगा? आपको मैंने कल भी बताया था कि सीओ के जो स्ट्रक्चर्स हैं उस पर कल डिस्कशन किया था, वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होता है, उसमें क्या है इलेक्ट्रॉन देना और लेना वो दोनों कैंसिल आउट करता है, जिसकी वजह से वहां पे आपका नलीफाई करता है वो दोनों सेक्शन, जिसकी वजह से मॉलिक्यूल आपका हो जाता है नॉन पोलर। ये सभी को पता है ना, नॉन पोलर हो जाता है, ठीक है। तो I2O5 के साथ जब ये रिएक्शन परफॉर्म करेगा तो बच्चों क्या करेगा, ये I2O5 को बच्चों रिड्यूस कर देता है, क्या करता है I2O5 को भी ये रिड्यूस करता है। रिड्यूस करने के बाद बच्चों इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा, बताओ जल्दी से I2O5 का, तो यहां से निकालो 2 × x प्लस यहाँ पे -10 लिख लेना सीधा, है ना, इक्वल टू आपका 0। तो बेटा यहाँ से आ जाएगा 2x = +10, ये से कैंसिल हो जाएगा, और x = 5। आपको अच्छे से पता है बेटा हेलोजेंस का मैक्सिमम ऑक्सीडेशन बेस ग्रुप नंबर +7 आता है, लेकिन ये भी बच्चों आपका काफी ठीक ठाक है, मतलब ये भी आपके हायर ऑक्सीडेशन नंबर में आएगा, ठीक है।
तो ये +5 से बच्चों इसको कन्वर्ट करता है 0 के अंदर। तो I2O5 जो है बेटा वो कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन के अंदर। आयोडीन का बेटा कितना ऑक्सीडेशन हमारा 0, तो +5 से बच्चों कन्वर्ट होगा 0 में, मतलब ये कर देगा इसका रिडक्शन। ध्यान रखना है रिएक्शन। और CO बच्चों ऑक्सीडाइज होगा, कन्वर्ट होगा कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। इतनी बात सभी को समझ में आ रही है? ये आपका यहाँ पे ऑक्सीडाइज हो चुका है। ये भी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, ये भी सीधी रिएक्शन स्ट्रेट फॉरवर्ड। ये बच्चों क्वेश्चन आते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस आपको मिलेंगे ये, ठीक है, आए हुए हैं और इनके ऊपर क्वेश्चंस बनते भी हैं। ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, इनको भूलना नहीं अपन को। बिल्कुल शादिया ने सही आंसर किया है, I2+5 कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ बैलेंस कर लेना, आप बैलेंस कर लेना, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो यहां तक बात क्लियर हो गई है। हम लोग बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट को पढ़ रहे हैं, डेप्थ में पढ़ रहे हैं चीजों को। क्या सभी को बच्चों मेरी बात समझ में आ रही है? ओके, अब एक क्वेश्चन बताओ जरा, CO+H2, बताओ क्या आंसर बनेगा, जल्दी से बताओ। मैं फिक्स कर देता हूं इसके 2 मोल्स। फर्स्ट रिएक्शन आंसर करो, मैं चेक करूंगा सभी का आंसर। CO+Cl2 क्या बनेगा आंसर। थर्ड में बोलूं CO+सल्फर क्या बनेगा आंसर। मैं आपसे पूछूं मोनोऑक्साइड प्लस सोडियम हाइड्रोक्साइड, CO की सारी रिएक्शंस हम लोग देख लेते हैं एक बार, कहीं कोई गलती नहीं होगी। नेक्स्ट बच्चों CuCl प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड, व्हाट इज द आंसर। मैं आपसे पूछूंगा यहीं पे ले लेते हैं डी ब्लॉक, निकल के साथ लिया मैंने कार्बोनाइल, यहाँ पे इसके 4 मोल्स ले जाते हैं। मैं यहीं पे चेंज करूंगा आपका नेक्स्ट रिएक्शन, आयरन के साथ लेंगे तो बच्चों 5 मोल CO आते हैं। ये सारे के सारे रिएक्शंस रिपीट है, रिएक्शंस रिपीट है, एग्जाम में आ चुके हैं बच्चों, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये, ठीक है, सीधे क्वेश्चन आ चुके हैं, आंसर टिक करना होता है। जल्दी जल्दी आंसर करो बेटा सभी लोग प्लीज। यस, CH3OH, यस निरांत ने बोला है, पहला आंसर ठीक किया है, CH3OH डेफिनेटली मैं एग्री कर रहा हूं। सभी लोग आंसर करो बच्चों प्लीज। फर्स्ट में क्या बनेगा जल्दी से बताओ। फर्स्ट यार बच्चों बहुत ही आसान है, बहुत बार ना यहाँ पे मैंने आपको टेम्परेचर भी बताया था, याद होगा ना। अब वो 150 से लगभग 400 के आसपास टेम्परेचर होता है समथिंग यहाँ पे, ठीक है। और बहुत बार यहाँ पे मिलेगा जिंक ऑक्साइड, इस तरीके से भी लिखा मिलता है। टेम्परेचर लगभग रहता है आपका कहीं कहीं 100 से लगा है 300, 150 से 400 समथिंग, इस तरीके टेम्परेचर आपका यहाँ पे रहता है। तो यहाँ से आपका बन जाता है सीधा का सीधा आपका मैथनॉल CH3OH, कोई डाउट नहीं है। मैथाइल, इसको मैथनॉल बोलो या मिथाइल अल्कोहल बोल लो, मिथाइल अल्कोहल इज ऑल्सो करेक्ट, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सेकेंड बेटा आंसर क्या बनेगा। संदेश ने बोला है कार्बोनाइल डाइक्लोराइड, यस डेफिनेटली मैं एग्री हूं आपके साथ, बिल्कुल कार्बोनाइल ग्रुप आएगा। तो CO के साथ जो Cl2 आता है, इसलिए कभी भी हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ओपन नहीं रखते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। यहाँ पे ना बेटा सन बना होता है, ये दो कुछ सन है ना, सन इस तरीके से है, ठीक है। ये यहाँ पे सनलाइट होती है, सनलाइट होती है, कैम्फर वगैरह यूज करते हैं, कैम्फर, ठीक है, घरों में जलाते हैं पूजा करने के टाइम। तो बेटा CO+Cl2, ठीक है, अगर एक साथ आ जाते हैं तो आने के बाद बच्चों क्या है, इसलिए हम कभी भी CO को ओपन नहीं रखते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड को कभी हम ओपन नहीं रखते हैं, बिकॉज बच्चों ये Cl2 और सनलाइट की प्रेजेंस में Cl2 से कंबाइन कर जाता है और बच्चों बनाता है COCl2। COCl2 मतलब बेटा अभी संदेश आंसर किया था C डबल बॉन्डो ClNCl डाइक्लोरोकार्बोनाइल, बीच में क्या है C डबल बॉन्ड O ग्रुप है, इट इज कार्बोनाइल ग्रुप। इसको बेटा हम लोग बोलते हैं क्या, इसका नाम क्या होगा, इसका नाम होता है फॉस्जीन। फॉस्जीन गैस के बारे में सुना है क्या, पॉइजनस गैस होती है, ठीक है। अब आते हैं बच्चों CO+सल्फर, यहाँ पे नॉर्मल हीट रहती है, अभी रिएक्शन आपको पढ़ाई थी बेटा, क्या बनेगा आंसर बताओ। ये 8 है। अभी जो पढ़ाया था ना उधर वाला केस कार्बन के साथ था सल्फर, वो वाला केस अलग था, ठीक है, वहां पे कार्बन डाइसल्फाइड का फॉर्मेशन हुआ था। अभी मैं आपसे इतना पूछ रहा हूँ CO+H8 आ गया, तो क्या अभी भी यहाँ पे कार्बन डाइसल्फाइड बनेगा। शादिया ने बोला है बिल्कुल सही आंसर, कार्बोनाइल सल्फाइड, कार्बोनाइल सल्फाइड, शादिया ने बिल्कुल सही आंसर दिया है COS, यहाँ C डबल बॉन्डो ग्रुप मिलेगा और सल्फर, दिस इज कार्बोनाइल सल्फाइड, कार्बोनाइल सल्फाइड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट बच्चों देखो कितनी छोटी छोटी रिएक्शन है, गलती यहीं से होने वाली है आपसे, आप कार्बन डाइसल्फाइड बना के आओगे बच्चों 90%, ठीक है। तो ये कार्बोनाइल सल्फाइड यहाँ फॉर्म होगा। CO+NaOH, बताओ बेटा CO+NaOH, यहां से क्या आंसर बनेगा, सोडियम फॉर्मेट, ये सही आंसर किया सोडियम फॉर्मेट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर है बेटा, सोडियम फॉर्मेट HC डबल बॉन्ड O,
ठीक है, और ONA सोडियम फॉर्मेट का यहाँ पे आपका फॉर्मेशन। फॉर्मेट का मतलब बेटा, फॉर्म का मतलब 1 कार्बन होता है, एक कार्बन दिख रहा है आपको, ठीक है, तो सोडियम फॉर्मेट का फॉर्मेशन होगा। CuCl के साथ बच्चों कार्बन है ना, CO यहाँ पे है, तो क्या आंसर बनेगा बताओ? यहां से बनेगा बेटा एडिशनल प्रोडक्ट। यहां से क्या बनेगा? CuCl डॉट एक आपका CO, ये बनेगा एडिशनल प्रोडक्ट। हालांकि ये सारे के सारे एडिशनल प्रोडक्ट ही है बेटा, लगभग ये सारे के सारे। आपको ध्यान देना है, जो CO है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये बच्चों एडिशनल प्रोडक्ट का ही फॉर्मेशन करता है। क्या आपको मेरी बात समझ, आपको पता है ना, CO के अंदर कार्बन अपनी बैलेंसी को सेटिस्फाइड नहीं करता है, क्या ऑक्टेट कंप्लीट करता है? नहीं करता है। तो जब ऑक्टेट कंप्लीट नहीं करता है तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता रहता है, जिसकी वजह से बेटा यहाँ पे क्या होगा, ये बिहेव करता है बच्चों अनसैचुरेटेड कंपाउंड की तरह। अरे भाई आपको पता है, मेरी मेरी आपको रीजन कर देता हूं कि कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड एडिशनल कंपाउंड क्यों बनाता है, उसके पीछे रीजन सीधा सा यही है कि इसमें कार्बन की बैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती है। दूसरा, तो जब ये बैलेंसी सेटिस्फाइड नहीं होती है तो उस केस में CO विल वर्क एज ए अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो अनसैचुरेशन मतलब डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड वाला नेचर, तो अनसैचुरेटेड कंपाउंड ये बन जाएगा, जिसकी वजह से आपको पता है कि जितनी भी हमारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं बच्चों, वो एडिशनल प्रोडक्ट की तरफ मूव कर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन आपने शायद पढ़ा होगा, तो वो एडिशनल प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पे ये सिंपल एडिशनल प्रोडक्ट आपको मिलेगा CuCl.CO, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, हाँ, नेक्स्ट का आंसर क्या बनेगा? निकल के साथ बच्चों मैंने लिया है 4NO। बताओ, तो जो कार्बन मोनोऑक्साइड बेटा ये लिगेंड की तरह ही वर्क करता है, ठीक है, ये लिगेंड की तरह ही वर्क करता है। तो ये लिगेंड की तरह वर्क करेगा तो बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट है, कौन कौन से? क्रोमियम है, निकिल है, मॉन्ड प्रोसेस। संदेश ने बहुत अच्छा आंसर दिया है, संदेश ने तो मतलब बहुत ही परफेक्ट आंसर दिया है, मतलब मैं तो खुश हो गया हूँ इस आंसर से। इन 6 निकल कार्बोनाइल जो बनेगा, बिल्कुल सही है, विल बी फॉर्म्ड प्योरिफिकेशन ऑफ निकल इन मॉन्ड प्रोसेस। हाँ यार, ये तो बहुत ही परफेक्ट सही आंसर है, मॉन्ड प्रोसेस के अंदर, बिल्कुल सही। हम लोग कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज करते हैं बेटा, बिल्कुल सही है, इसका हम लोग यूज करते हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ निकल, है ना, मॉन्ड प्रोसेस के अंदर। मैं मॉन्ड प्रोसेस पढ़ाऊंगा ना आपको लास्ट में, तो समझ में आ जाएगा, ठीक है ना संदेश? बिल्कुल। तो यहां से आपका बनेगा निकल कार्बोनाइल, और CO बच्चों यहाँ पे इसके साथ 4 आएंगे, है। तो ऐसा क्या है, जो निकल है ना, निकल बच्चों नियरेस्ट अबाउट जो नोबल गैस है उसकी तरह कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर लेता है, तो हम 4CO को ही ऐड करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन ये होता है, मैं पढ़ाऊंगा आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो मैं ये बताऊंगा आपको कि किसी भी डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ कितने लिगेंड अटैच हो सकते हैं, तो उसका रीजन मैं आपको दूंगा यहाँ पे, उसके नियरेस्ट अबाउट नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को एक्वायर करने वाला। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों आयरन के साथ, तो आयरन बेटा लेता है 5CO को। बस इतने ही इरेक्शंस को आपको ध्यान रखना है, तो इसी तरीके से मैंने आपको समझा दिया। सभी क्लियर हो गया बच्चों यहां तक? सभी बच्चों को यहां तक समझ में आ गया हो? बताओ, किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना है? ठीक है, कुछ और रिएक्शन देखते हैं। जैसे बच्चों मैंने यहाँ पे दिया C3O2, इसका मैंने हाइड्रोलिसिस कराया, बताओ आंसर क्या बनेगा? फर्स्ट रिएक्शन। सेकेंड रिएक्शन, मैंने C3O2, इसका अगर मैंने इसका रिएक्शन कराया HCl के साथ, तो आंसर क्या बनेगा? थर्ड रिएक्शन वही C3O2 है। ये क्वेश्चन बेटा, यहाँ से आपका क्वेश्चन, ये जो लास्ट जो रिएक्शन है, ये रिएक्शन आपकी AI ट्रिपली में आ चुकी है, ये वाली रिएक्शन आपकी PMT में आ चुकी है, AIPMT में, और ये वाली रिएक्शन बच्चों आपके जेई मेंस में आ चुकी है। जेई मेंस 2011 के बाद स्टार्ट हुआ था, तो ये तीनों ही रिएक्शंस आपकी पूछी जा चुकी हैं, इसलिए तीनों को पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एग्जामिनर्स उन्होंने इस क्वेश्चन को देखे होंगे, रिएक्शंस को देखने के बाद उन्हें इंपॉर्टेंट लगी होगी, उन्होंने आंसर किए हैं। C3O2, इसके साथ बच्चों यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स आते हैं, यहाँ से बच्चों बनता है CH3, 1 सेकेंड, यस, यहाँ से बनेगा CH2, और आपका COOH, और यहाँ पे COOH, इसका जो नाम होता है मेलोनिक। ठीक है, आपको कॉमन नेम में बताया गया होगा, ठीक है, मेलोनिक एसिड। ठीक है, आई थिंक कल ही पढ़ाया गया आप लोगों को, कुछ जो बच्चे जिनको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, कॉमन नेम उनको कल ही शायद बताया गया होगा, मेलोनिक एसिड। ठीक है, मैं भी बीच बीच में लेक्चर ज्वाइन कर लेता हूँ थोड़ा बहुत पढ़ने के लिए। तो बच्चों यहाँ से क्या आंसर मिलेगा? CH2 C डबल बॉन्ड O Cl,
यहाँ से C डबल बॉन्ड ओ Cl। ये क्या आपको दिख रहा है? इसका नाम बताओ बच्चों, इसका नाम क्या होगा? इस कंपाउंड का नेम क्या होगा? इस कंपाउंड का नेम बताओ मुझे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट, इस लास्ट रिएक्शन को देखो जरा। तो यहाँ से बच्चों बनता है CH2 और यहाँ से आपका C डबल बॉन्ड ओ NH2 और इधर भी आपका C डबल बॉन्ड ओ NH2। बताओ इसका भी नाम बताओ, इसका नाम क्या होगा? इन दोनों का नेम बताओ बेटा निरांत, बताओ भाई जल्दी जल्दी से प्लीज यार बताओ, इनके नाम क्या होंगे? बिल्कुल बिल्कुल। पहले का नाम होगा मेलोनाइल एंड क्लोराइड, ठीक है संदेश। नेक्स्ट का बताओ। हम्म बाकी लोग भी आंसर करो यार। आर्या, अमान, अमान बेटा आंसर करो यार, खाना पीना खाने लगे हो क्या? आंसर भी करो यार बीच बीच में। रशिका, यश बताओ बेटा आंसर। साक्षी, समर, खतीजा कहाँ चले गए हो बेटा? सभी लोग आंसर करो। वैदेही, वैष्णवी, यश। अरे नाम ही तो पूछा है, नाम बताने में क्या दिक्कत है? ठीक है देखो, अरे सीधा सा है इसका, इसका नाम अगर मैलोनिक एसिड था तो ये मैलोनिक एसिड के डेरिवेटिव है ना। अरे मैलोनिक एसिड के डेरिवेटिव भी तो है ना। अरे भाई एसिड में क्या हुआ, वहां से OH निकल गया, Cl आ गया। तीसरे में क्या हो गया, मैलोनिक में से, अरे भाई ये मैलोनिक की तो डेरिवेटिव है। अरे एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड के तो डेरिवेटिव होते हैं सारे के सारे। ये एसिड, ये क्या है, ये क्या है बेटा बेटा? कार्बोनाइल है कि नहीं? मेटल आपका यहाँ पे क्या है, हेलो फॉर्माइल बोलते हैं बहुत बार इसको। ये है क्या, एसिड हैलाइड है कि नहीं बताओ? नीचे वाला एसिड अमाइड है कि नहीं? तो है तो वो मेलोनिक एसिड के डेरिवेटिव ही ना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बताया जाता है। जब उसके डेरिवेटिव है तो अगर इसका नाम मेलोनिक एसिड है तो इसका नाम क्या होगा? अरे भाई इसका नाम हो जाएगा आपका मेलोनाइल क्लोराइड। और ये ऑयल आपने पढ़ा होगा ना सफिक्स में, ओसीएल के लिए क्या होता है बताओ? ओसीएल को होता है ऑयल हैलाइड, होता है कि नहीं होता है? ऑयल हैलाइड सफिक्स में लगाते हैं ना, आपने आईओपीएफ में पढ़ा होगा, आईओपीएससी पढ़ा कि नहीं पढ़ा? हाँ, क्लोराइड। तो सीधा हो गया मेलोनाइल ऑयल क्लोराइड। और इसका नाम क्या होगा? ऑयल एमाइड हो जाएगा सीधा यार, अमाइड लगाए ना तो सीधा लिख लो मेलोनाइल, MOL/NIL, मेलोनाइल एमाइड। आपने मेलोनाइल लिख दिया ना तो फिर आपको डाइअमाइड लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी बेटा, है ना। मेलोनाइल ग्रुप यही होता है, ठीक है। तो ये आपका बन गया यहाँ से आंसर। बताओ बेटा सभी लोग समझ में आ रहा है? मेलोनाइल एमाइड समझ में आ गया? इसमें कोई कंफ्यूजन कुछ डाउट तो आप पूछ सकते हो। निरांत बेटा कुछ पूछना है? किसी को कुछ पूछना है? नहीं। तो अब हम बात करेंगे बच्चों कार्बाइड्स की तरफ। डन। अब हम बात करेंगे कार्बाइड्स की तरफ। आपको मैंने कुछ रिएक्शन तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बता दी यहाँ पे, ठीक है, इनऑर्गेनिक के साथ इंपॉर्टेंट है, कार्बन है इसलिए। तो बच्चों कार्बाइड्स की बात करते हैं, तो कार्बाइड्स बेसिकली दी बाइनरी, ठीक है, बाइनरी कंपाउंड्स। ये बच्चों बाइनरी कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जिसमें कार्बन के साथ बच्चों क्या होता है, एक ऐसा एलिमेंट जुड़ा हो। कैसा एलिमेंट सर? हम लोगों ने पढ़े भी है कार्बाइड्स। तो कार्बन के साथ बच्चों ऐसे एलिमेंट्स जुड़े हों जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों क्या हो, या तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी लोअर हो या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों इक्वल हो। किससे? कार्बन से। बात समझ लो कॉन्सेप्ट को। तो मैं बोल रहा हूं कि कार्बन से, कार्बन के साथ एक ऐसा एलिमेंट लगा हो जिस एलिमेंट की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या तो कार्बन से बच्चों कम होनी चाहिए या कार्बन के नियर अबाउट इक्वल होनी चाहिए। तो अगर ऐसे एलिमेंट अगर बच्चों कार्बन से ज्वाइन होते हैं तो उसको बोलते हैं अपन कार्बाइड। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वैल्यूज बच्चों सभी को पता है। तो यहाँ पे हम कार्बाइड्स को बच्चों बेसिकली 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, ठीक है। 3 कैटेगरी में हम लोग डिवाइड करते हैं। उस 3 कैटेगरी के अंदर, ये 3 कैटेगरी बेसिकली डिपेंड बेटा करती है बॉन्डिंग, कि बॉन्डिंग का नेचर कैसा है, कोवलेंट, आयोनिक, इस तरीके से। तो जो कैटेगरी है पे कार्बाइड्स की, वो बेटा देखो पहली बात समझ लो, कार्बाइड्स आर बाइनरी कंपाउंड्स। इसमें कार्बन के साथ एक एलिमेंट जोड़ा होगा, वो एलिमेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बच्चों क्या होनी चाहिए, तो कम होनी चाहिए कार्बन से या उसके इक्वल होनी चाहिए, नियरली इक्वल होनी चाहिए।
कार्बाइड की बच्चों 3 कैटेगरी है, उसमें तीनों जो कैटेगरी है, तो डिवीजन ऐसा क्लासिफिकेशन है कार्बाइड्स का, वो बच्चों डिपेंड करता है इसकी बॉन्डिंग के ऊपर, इसकी बॉन्डिंग के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, तो जब बॉन्डिंग की बच्चों बात करते हैं तो आपको पता है आयनिक बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है और आपकी मेटेलिक बॉन्डिंग है। उसी तरीके से तो बच्चों पहला यहाँ पे जो आपका बॉन्डिंग की बात करूं, फर्स्ट टाइप कार्बाइड का बनता है जिसको अपन बोलते हैं सॉल्ट लाइक कार्बाइड। सॉल्ट लाइक कार्बाइड का मतलब बच्चों होता है, सॉल्ट लाइक कार्बाइड का मतलब, सॉल्ट का मतलब आयोनिक नेचर, यही बच्चों होते हैं आयोनिक। क्या होते हैं? आयोनिक कार्बाइड्स होते हैं। क्या फर्स्ट समझ में आ गया बेटा? सेकंड अगर मैं बात करूं बॉन्डिंग के बेस पे क्लासिफिकेशन है, सेकंड बच्चों होता है कोवलेंट। सेकंड मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोल दिया था, इसलिए यहाँ पे सारे के सारे आपकी बॉन्डिंग के बेस पे, तो कोवलेंट कार्बाइड आपको मिलेगा सेकंड कैटेगरी के अंदर। और थर्ड आपको जो मिलेगा कार्बाइड वो होगा आपका यहाँ पे बेटा इंटरस्टिशियल। इंटरस्टिशियल बेटा, इंटरस्टिशियल्स का मतलब क्या होता है? इंटरस्टिशियल बोलो या फिर एलॉय बोलो, ठीक है, एलॉय कार्बाइड्स। तो बेटा इंटरस्टिशियल्स का मतलब ये होता है कि जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं उनका जब बच्चों अरेंजमेंट होता है, तो अरेंजमेंट होने के बाद उनके बीच में बच्चों क्या गैप रह जाता है, खाली खाली गैप, है ना। तो इस खाली गैप के अंदर बच्चों क्या होगा, सिमिलर साइज के एलिमेंट बच्चों यहाँ पे कंबाइन ऐड हो जाते हैं। समझ में आ रहा है? जैसे आपने पढ़ा होगा ब्रास, है ना, आपने पढ़ा, जैसे मैं बोलूं कॉपर प्लस जिंक का कंपोजिशन है, तो कॉपर और जिंक का साइज बच्चों लगभग बराबर होता है। तो एलॉय देखो, एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ एलॉय फॉर्मेशन तभी करेगा जब दोनों का साइज बच्चों नियरली इक्वल हो और दोनों का नेचर भी एक जैसा हो, तो ही एलॉय का फॉर्मेशन होता है। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ये बेसिक प्रॉपर्टी है। तो बच्चों 3 टाइप के कार्बाइड आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। क्या यहाँ तक बात सभी क्लियर हो रही है? बताओ जल्दी से, सभी बच्चों क्लियर है? ठीक है, अब देखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट नेक्स्ट ये कि कार्बाइड बनता कैसे। तो कार्बाइड को बच्चों हम लोग जनरली क्या करते हैं कि जो भी हमारे एलिमेंट्स हैं उन एलिमेंट्स को बच्चों हम लोग हीट करते हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, हीट करते हैं। और हीट करने के बाद या तो वो एलिमेंट सिंपल हो या फिर बच्चों उन एलिमेंट्स के ऑक्साइड भी तो हो सकते हैं, एलिमेंट्स के कुछ ऑक्साइड्स भी, मैं रिएक्शन बताऊंगा समझ में आ जाएगा। एलिमेंट या एलिमेंट्स के ऑक्साइड, उनके साथ बच्चों हम लोग क्या करते हैं, कार्बन का यूज करते हैं या हम लोग हाइड्रोकार्बन का यूज करें, कार्बन या हाइड्रोकार्बन का यूज करें। और बच्चों टेम्परेचर यहाँ पे होता है हाई टेम्परेचर, तो यहां से आपके बनते हैं क्या, यहां से बच्चों बनते हैं आपके कार्बाइड्स। अभी क्वेश्चन है कि सर रिएक्शन तो बता दो, रिएक्शन किस किस तरीके से होगी। तो देखो हम लोग समझते हैं यहाँ पे, फर्स्ट केस ले रहा हूं मैं, सॉल्ट लाइक कार्बाइड की तरफ। तो सॉल्ट लाइक कार्बाइड बच्चों क्या बोलता है, समझो ध्यान से। आयोनिक है बेटा, आयोनिक in नेचर है। तो सॉल्ट लाइक कार्बाइड के अंदर बच्चों फर्स्ट ए एल्कली मेटल, सेकेंड ए एल्कली अर्थ मेटल, और बच्चों आपके थर्ड ए में से बोरोन को निकाल देना। थर्ड ए में से तो 13 ग्रुप है ना, वो थर्ड ए से आपको बोरोन को नहीं लेना है, ये मैंने आपको बता दिया। किस किस को बेटा, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, एल्कली मेटल, एल्कन अर्थ मेटल, बोरोन फैमिली में बोरोन को बाहर निकाल दो। समझ में आ रहा है? और कौन कौन से बेटा, कॉइनेस, COIN, कॉइनेस मेटल डी ब्लॉक में आते हैं बेटा, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है, कॉइनेस मेटल। या और इसके बाद बच्चों आपका जिंक आ सकता है, कैडमियम आ सकता है, और कुछ आपके यहाँ पे लेंथनोइड्स, कुछ आपके लेंथनोइड्स। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि सॉल्ट लाइक जो कार्बाइड से बच्चों कहां से देखने को मिल सकते हैं, आप देख के पहचान के टिक कर सकते हो। तो बच्चों आपका फर्स्ट ए, इसी तरीके से बच्चों हाइड्राइड भी आते हैं, वो भी मैं पढ़ाऊंगा आपको, आयोनिक हाइड्राइड, वो भी उसी तरीके से बनते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ए, सेकेंड ए कॉइनेस मेटल्स, और आपके जिंक, कैडमियम, और कुछ आपके इंपॉर्टेंट लेंथनम, उनके साथ ये सारे के सारे आपके एलिमेंट्स ऐसे हैं जो बच्चों सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स का फॉर्मेशन करेंगे। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? क्या यहां तक क्लियर है बेटा? अब सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स की भी आपकी फर्दर कैटेगरी। तो सॉल्ट लाइक कार्बाइड बेटा पहले आपकी जो कैटेगरी आती है, फर्स्ट कैटेगरी, वो नेचर ऑफ बॉन्डिंग के बेस पे आती है। ये डिपेंड करती है बच्चों हाइड्रोकार्बन्स का नेचर कैसा है। हाइड्रोकार्बन ही तो बच्चों देखो मैंने क्या लिखा है, एलिमेंट या एलिमेंट के ऑक्साइड,
कंबाइन विद हाइड्रोकार्बन बनेंगे बच्चों कार्बाइड्स। तो एलिमेंट तो मैंने पहले बताया था भाई, सॉल्ट लाइक कार्बाइड में कौन कौन से एलिमेंट आपके आपके मतलब मेजोरिटी में होते हैं। तो ये सारे के सारे आपके एलिमेंट हो सकते हैं, फर्स्ट ए, सेकेंड ए से, थर्ड ए से, उनको बाहर निकाल दो। अब जो हाइड्रोकार्बन हम यूज करने वाले हैं, तो हाइड्रोकार्बन का भी तो नेचर अलग अलग हो सकता है। तो हाइड्रोकार्बन के नेचर के बेस के ऊपर इसकी फर्दर कैटेगरी बच्चों आती है। तो पहली कैटेगरी में आता है आपका एसिटिलाइड, एसिटिलाइड्स, एसिटिलाइड्स कार्बाइड्स। अब बेटा एसिटिलाइड कार्बाइड्स क्या है बताओ जरा। जब हम आयोनिक कार्बाइड को अगर बच्चों हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, अगर हम आयोनिक कार्बाइड का अगर हम हाइड्रोलिसिस कराएंगे, अगर मैं वाटर मॉलिक्यूल डाल दूंगा, तो बच्चों एसिटिलाइड्स आपको वहां पे दिखाई देंगे। क्या सभी को मेरी बात समझ में आ रही है? मतलब एसिटिलाइड्स का मतलब एसिटिलीन गैस, इसका रिलेशन समझ लो। एसिटिलीन गैस, एसिटिलाइड्स का मतलब यह है कि बच्चों जब मैं एसिटिलाइड्स का, ये आयोनिक कंपाउंड है, जब मैं वाटर मॉलिक्यूल में डालूंगा, वाटर ऑल्सो पोलर, तो यहां से एसिटिलीन गैस का प्रोडक्शन करेंगे। जब एसिटिलीन गैस बाहर निकलेगी तो मैं बोलूंगा कि बेटा ये एसिटिलाइड्स हैं, और एसिटिलाइड्स इज द कैटेगरी ऑफ सॉल्ट लाइक कार्बाइड्स। यहां तक बात सभी को समझ में आ रही है? यहां तक सभी क्लियर हो रही है क्या? ठीक है, तो अभी हम लोग वहीं पे हैं एसिटिलाइड्स। एसिटिलाइड्स, तो एसिटिलाइड्स जो बच्चों हैं एसिटिलीन गैस का प्रोडक्शन करते हैं। दूसरा, अगर बच्चों मैं यहाँ पे लेके आता हूँ एल्कली मेटल फर्स्ट ए, और बच्चों मैं लेके आऊं यहाँ पे कॉपर, मैं लेके आऊं यहाँ पे कॉइलेज मेटल में सिल्वर हम ला सकते हैं, मैं यहाँ पे गोल्ड ला सकता हूँ। ठीक है, ये सारे के सारे कॉइनेज मेटल हैं। कॉइनेज का मतलब जिनसे बड़ा कॉइन बनते थे पहले के टाइम में, है ना, राजा महाराजा होते थे उस समय। तो फर्स्ट ए एल्कली मेटल, या बच्चों आपके कॉइनेज मेटल्स जो मैंने अभी बताए थे, उनकी भी कैटेगरी है। प्लीज बच्चों ध्यान देना, एसिटिलाइड्स कहाँ कहाँ से बनते हैं। फर्स्ट ए के एलिमेंट बच्चों बनाएंगे, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है ना। फर्स्ट ए के सारे एलिमेंट कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। बेटा हाइड्रोजन को बाहर निकाल देना, हाइड्रोजन वहां पे नहीं आएगा। तो अगर इनसे अगर आप चाहते हो कि एसिटिलाइड बनेगा, बिल्कुल बनेगा। ये इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं जहां से आपका बनता है एसिटिलाइड, और इसका जनरल फॉर्मूला होता है बच्चों M2C2। क्या होगा? M2C2। तो जब M2C2 है, ये आपकी जनरल कैटेगरी है बेटा एसिटिलाइड्स की। और ये किससे बनेगा? ये बेटा फर्स्ट ए में जो एलिमेंट है, कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, और फर्स्ट ए के सारी एलिमेंट। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? इसके बाद बच्चों बात करेंगे सेकेंड। तो सेकेंड में आता है एल्कन अर्थ मेटल, और उसके साथ बच्चों यहाँ पे और कौन आ सकता है? एल्कन अर्थ मेटल आ सकता है, जिंक मतलब +2 वाले आ सकते हैं, प्लस बच्चों कैडमियम आ सकता है। तो इन सबसे अगर एसिटिलाइड अगर आपका बनेगा, तो उसका जनरल फॉर्मूला बच्चों क्या होगा? MC2 होगा। क्या होगा? MC2 टाइप होगा। तो दिस इज ऑल्सो आयोनिक कार्बाइड। ये आयोनिक कार्बाइड का बेटा पहला टाइप है आपका एसिटिलाइड्स। एसिटिलाइड्स को मैं जनरलाइज कर रहा हूँ बेटा, फर्स्ट है कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, सबसे ये वाला कैटेगरी बनेगा बेटा। सेकंड है आपके जिंक, कैडमियम से बेटा बनेगा MC2 टाइप कार्बाइड। ये एसिटिलाइड्स होंगे, और ये एसिटिलीन गैस को ही बच्चों प्रोड्यूस करेंगे। मैंने कहा था आपको वहां पे, मैं जब पढ़ा रहा था स्टार्टिंग में एस ब्लॉक, तो मैंने बोला था कि कार्बन जब पढ़ाऊंगा तो डेप्थ में पढ़ाऊंगा। क्या आपको मेरी बात समझ में आ रही है? जल्दी से बताओ। और जितने भी कार्बाइड्स बच्चों होते हैं, उनके पास से मैं जनरली मान के चलता हूं, यहाँ पे जो एनाइन होता है वो इस तरीके से, कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इसके पास चार्ज होता है -2। ये एनाइन फॉर्म आपके एसिटिलाइड्स जो आपको हम देख रहे हैं, वो इनके पास ये इस तरीके से आपका ही प्रेजेंट होता है। हाँ बिल्कुल, ये लास्ट पॉइंट है, मैं यहीं पे इसको फिनिश करता हूं। यहां तक बच्चों क्लियर है? और इसमें से चाहे ये वाला कार्बाइड हो फर्स्ट वाला, चाहे ये वाला कार्बाइड हो, दोनों का शेप बच्चों कैसा होगा? टेट्रागोनल। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल शेप ये करते हैं अपना डिजाइन। टेट्रागोनल, टेट्रागोनल शेप ये करते हैं बेटा डिजाइन। क्या सभी को समझ में आ रहा है? सभी तक क्लियर है? अब इसे जनरलाइज कर लो, जैसे लिखा है मैंने NaCl, आप Cl को बाहर निकाल दो, Cl- को बाहर निकालो और इसको उठा के जोड़ दो, तो जोड़ देंगे ना सोडियम के साथ। क्या बच्चों? कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, -2, तो यहाँ पे सोडियम कितने हो जाएंगे? 2 सोडियम हो जाएंगे। ये बिल्कुल NaCl की तरह ही जा रहा है, देख लो आप ध्यान से। मैं बोलूं यहाँ पे आपका ले लो जरा सेकेंड वाले से मैग्नीशियम, मैग्नीशियम +2 में होता है ना बच्चों, कैल्शियम वगैरह, है ना। MC2 दिख रहा है ना, देखो यार ये दिख रहा है ना, आपका M2C2 Na2CO, ये दिख रहा है ना पूरा का पूरा। यहाँ देखो मैग्नीशियम +2 हो गया ना, तो ले लो कार्बन, ट्रिपल बॉन्ड कार्बन, और इसके पास में ये -2 चार्ज।
क्या ये आपका सेटिस्फाइड कर रहा है MC2 को? बिल्कुल सर, MgC2। अरे बनना कि नहीं बनना है, और दोनों को दोनों एसिटिक गैस को ही प्रोड्यूस करेंगे, ये बात समझ लो ध्यान से। अरे सभी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ बच्चों? ओके, ये देखो पूरा डेप्थ में आपको मैंने समझा दिया है, और इसके बाद